हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरसीपी लर्निंग एरेना। मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। मेरा नाम संतोष कुमार है। मैं इस सप्ताह 17-18 मई को हुए ओली बोर्ड के लाइव मॉक का जो जीएस सेक्शन है मैं वो आपके समक्ष भी सॉल्व करूँगा, ताकि आपको भी सॉल्यूशन से आप अवगत हो पाओ। तो आज का जो पहला सवाल है कि द सैर कार्मो मोनेस्ट्री फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच यूनियन टेरिटरी और स्टेट। कि सैर कार्मो मोनेस्ट्री फेस्टिवल जो है किस यूनियन टेरिटरी या फिर स्टेट में मनाया जाता है। ऑप्शंस आर लद्दाख, जम्मू, सिक्किम एंड द फोर्थ ऑप्शन इज दिल्ली। तो ये जो है सैर कार्मो मोनेस्ट्री फेस्टिवल जो है ये लद्दाख में मनाया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ से याद रखेंगे कि ये लद्दाख में मनाया जाता है और ये जो है बुद्धिस्ट के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। ये भूटान वाले एरिया में भी सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है ना, तो आप इसे याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हुज ऑटोबायोग्राफी स्ट्रेट फ्रॉम माई हर्ट। स्ट्रेट फ्रॉम माई हर्ट इज रिटन बाय कपिल देव। ये कपिल देव जी के द्वारा लिखा गया ये पुस्तक है स्ट्रेट फ्रॉम माई हर्ट। और कपिल देव वही व्यक्ति हैं जिनके कप्तानी के अंदर में भारत जो है 1983 का ओडीआई वर्ल्ड कप जो है जीता था। ठीक है ना, ओडीआई वर्ल्ड कप जो है जीता था 1983 में। इन्हीं की जो ऑटोबायोग्राफी है ये है स्ट्रेट फ्रॉम माई हर्ट। ठीक है, होप आपका क्लियर हुआ होगा। और यहाँ पर एक ध्यानचंद जी के विषय में है। तो ध्यानचंद आप देख रहे हो कि ध्यानचंद ये इन्हें विजार्ड ऑफ हॉकी कहा जाता है। और इनके याद में ही, इनके मेमोरी में ही जो है स्पोर्ट्स डे का भी ये किया जाता है। स्पोर्ट्स डे भी मनाया जाता है भारत में। तो आप सभी कमेंट में बताइएगा कि स्पोर्ट्स डे मनाया कब जाता है। ठीक है ना, और इन्हीं के नाम से अभी भारत का जो खेल रत्न पहले राजीव गांधी खेल रत्न हुआ करता था वो इन्हीं के नाम से चेंज होकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने आता है ये अमृत महोत्सव के विषय में आता है कि अमृत महोत्सव गलत मैंने कह दिया। ये अमृत स्कीम के विषय में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो अमृत स्कीम सबसे पहले मैं अमृत स्कीम जो है सबसे पहला जो स्टार्ट हुआ था, जैसा कि आप देख रहे हो पहले नंबर ही ऑप्शन है कि ये 25 जून 2015 को स्टार्ट हुआ था। 500 सिटीज एंड टाउन्स में ये स्टार्ट किया गया था। और ये रेजुविनेशन ऑफ अर्बन मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, इसका तो फुल फॉर्म ही है। ये पहला ऑप्शन ये बिल्कुल ही सही है कि ये 25 जून 2015 को जो है यह स्टार्ट हुआ था। तो पहला नंबर ऑप्शन सही है। दूसरा नंबर ऑप्शन हमें कहता है कि द मिशन फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन द सेलेक्टेड सिटीज एंड टाउन्स इन द सेक्टर्स ऑफ वाटर सप्लाई, सेवरेज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, ग्रीन स्पेसेस एंड पार्क एंड नॉन मोटराइज्ड अर्बन ट्रांसपोर्ट। ये भी सही है। एक्चुअली अमृत महोत्सव का यही था कि जो अर्बन वाला एरिया है ना, जो शहरी इलाका है ना, वहाँ पर किसी तरह की मतलब दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, लाइक कि वाटर सप्लाई का दिक्कत हो या फिर सीवरेज का दिक्कत हो। और जो आपको दे रहा है ना ये ग्रीन स्पेसेस और इन चीज़ों की भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो इन चीज़ों के लिए जो है 2015 में जो है ये अमृत स्कीम का शुरू किया गया था। और ये अमृत का फुल फॉर्म भी आप याद रखना। कभी कोई भी एक इसमें से एक लेटर गायब कर देगा और पूछेगा कि इस लेटर का मतलब क्या हुआ। लाइक आर का मतलब क्या होता है, तो रेजुविनेशन हो गया। या फिर टी देगा तो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ों को आप याद रखना। और तीसरा ऑप्शन आता है, तो ये पहला और दूसरा दोनों सही हो गया। और तीसरा ऑप्शन है अमृत 2.0 स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड ऑन 1 अक्टूबर। ये भी सही है कि दो अमृत का जो है सेकेंड पार्ट जो है 2021 में शुरू किया गया था। ठीक है ना, तो ये तीनों का तीनों ऑप्शन सही है। तो जो इसका आंसर बनता है तीनों का तीनों इसका सही है। जो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन 1 एंड 2 इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है ना, ये वाला 1, 2 एंड 3 आर राइट। ठीक है, होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सवाल है इन 1877 हु वाज प्रोक्लेम्ड एज केसर ए हिंद और द इम्प्रेस ऑफ इंडिया एट द दिल्ली दरबार। जो 1877 में भारत में एक दिल्ली दरबार लगाया गया था, तो उसमें कैसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। तो उसमें कैसर ए हिंद की उपाधि दी किसे गई थी, तो ये क्वीन विक्टोरिया थी। ठीक है ना, तो ये क्वीन विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा कि गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि कब त्याग दी थी। ठीक है ना, कब इन्होंने
कैसर-ए हिंद गांधी जी को भी दिया गया था, ये आप लोग जानते होंगे कि गांधी जी को भी कैसर हिंद की उपाधि दी गई थी। तो आप ये बताना कि गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि कब त्याग दी थी, ठीक है ना, किस इंसिडेंट के बाद त्याग दी थी, क्या वो चौड़ी चौड़ा था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, या फिर जालियांवाला बाग मास केयर था। तो इस चीज़ के बाद तो आप कमेंट में बताना कि कौन सा सही है। नेक्स्ट सवाल है, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए इज कॉल्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल के अंदर में आता है कि द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए, इसे जो कहा जाता है, सॉरी ये ऑप्शन ढक गया है, इसका जो आंसर होगा ये ट्रांसक्रिप्शन होता है, ठीक है ना। जब डीएनए आरएनए में बदलता है और ये भी आरएनए जो है mRNA होता है और फिर mRNA से rRNA में जाता है, ठीक है ना। rRNA में छोटा वाला r होता है, सॉरी छोटा वाला, सॉरी बहुत ज़्यादा एकदम घिच पिच सा हो गया, सॉरी। ये भी जब डीएनए क्या होता है कि जब डीएनए mRNA में जाता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो प्रोसेस होता है ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है। और ये फिर जब mRNA से rRNA में जाता है तो यहाँ पर जो प्रोसेस होता है ये ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है ना। और जब mRNA से उल्टा चला जाएगा तो इस प्रोसेस को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है ना। बट इतना याद नहीं रखना, हमें याद क्या रखना है कि जब डीएनए से जस्ट अ सेकेंड प्लीज, जब डीएनए से ये mRNA की तरफ मूव करता है या फिर डीएनए से जब आरएनए की तरफ मूव करता है तो क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है। क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है। ऑप्शन नंबर डी होता है, ठीक है ना। होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सवाल जो आता है, साउंड विथ फ्रीक्वेंसीज हायर देन 20 किलो हर्ज, ठीक है ना, कि जब साउंड का स्पीड जो है, फ्रीक्वेंसी जो है 20 किलो हर्ज से ज़्यादा होता है तो उसे क्या कहते हैं। तो जब 20 किलो हर्ज से ज़्यादा होगा ना तो वो अल्ट्रासोनिक होता है, ठीक है ना। उस साउंड को अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं। और एक यहाँ पर देख रहे हो इंफ्रासोनिक है, ये 20 हर्ज से कम होता है, ठीक है ना। ये 20 इतना कम होता है कि इसे हम सुन नहीं पाते। लाइक इसमें इंफ्रासोनिक अगर साउंड की बातें करेंगे तो अर्थक्वेक का जो साउंड होता है ये इंफ्रासोनिक, अर्थक्वेक का जो साउंड होता है इंफ्रासोनिक के अंदर में ही आता है। तो आप इस चीज़ से भी याद रख सकते हो कि इंफ्रासोनिक साउंड वैसे साउंड होते हैं जिसे हम नहीं सुन पाते, और अल्ट्रासोनिक जो 20 किलो हर्ज से ज़्यादा होता है। और हमारे सुनने की जो क्षमता होती है, ह्यूमन ईयर जिसे सुन सकता है, उसकी सुनने की क्षमता जो होती है 20 हर्ज से लेकर 20,000 हर्ज तक होता है, ठीक है ना। 20,000 हर्ज कहो या फिर 20 किलो हर्ज कहो, ठीक है ना, ये ह्यूमन का सुनने का क्षमता होता है, ठीक है ना। और ये अल्ट्रासोनिक का जो ये होता है, ये आप तो यहाँ देख ही रहे हो 20 किलो हर्ज से हायर होता है, ये अल्ट्रासोनिक होता है, ठीक है। होप आपको ये क्लियर हुआ होगा सवाल। और सुपरसोनिक साउंड होता है, सुपरसोनिक साउंड वो साउंड होता है जो स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा होता है, ठीक है ना। अब फिर क्वेश्चन एक स्पोर्ट्स से क्वेश्चन है कि जब एक फुटबॉल में कोई भी गोल 3 लगातार, मतलब कोई प्लेयर जो है 3 लगातार गोल करता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे हैट्रिक कहा जाता है, ठीक है ना। और फिर इसमें नेक्स्ट सवाल जो आता है कि पोटास एलम इज अ मिक्सचर ऑफ पोटासियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम सल्फेट, इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो पोटेशियम का देखते हो साइन क्या होता है, के होता है, और एल्यूमिनियम का क्या होता है, एल होता है। तो इसमें जो मेन कंफ्यूजिंग होता है कि इसमें वाटर का मॉलिक्यूल कितना है, तो वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पर 12H2O होता है। तो आप इस चीज़ को याद रखना कि पोटास एलम जो कि एक पोटासियम सल्फेट का एक मिक्सचर है, उसका फॉर्मूला KAl ब्रैकेट SO4 होल 2 12H2O होता है, ठीक है ना। ये ब्रैकेट मैंने इसलिए बोला कि कभी आपको हो सकता है आप अगर KAlSO4 आप याद करते हो और फिर इसके दो मॉलिक्यूल्स को आप नहीं याद रखते हो, SO4 के दो मॉलिक्यूल्स को आप नहीं याद रखते हो, तो वहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है ना। होप आपको उस तरह से भी किया जा सकता है तंग एग्जामिनर के द्वारा, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट शब्द का ही इस्तेमाल किया, ठीक है। होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट सवाल है, द एडिक्ट्स ऑफ अशोका वेयर प्राइमरली इंस्क्राइब्ड इन डैश स्क्रिप्ट। अशोका का जो है एडिक्ट्स हुआ करता था वो किस मतलब लिपि में, हिंदी कहें तो लिपि में होता था, तो वो ब्राह्मी लिपि में होता था। किस लिपि में होता था, वो ब्राह्मी लिपि में होता था, ठीक है। और खरोष्ठी लिपि, एक यहाँ पर ऑप्शन दिया गया कि खरोष्ठी लिपि में अशोक का केवल 2 ही
अभिलेख जो कि 2 ही एडिक्ट्स है, इसी की चर्चा बस खरोष्ठी अभिलेख में ऐसा पाया गया है, वो भी पाकिस्तान में है। एक शाहवा, क्या था नाम एग्जैक्टली अभी दिमाग से स्लिप हो रहा है, साहवा कुछ ऐसे करके था, 2 नाम, वो मैं नाम ऐसा होगा तो मैं उसे कमेंट बॉक्स में उस दोनों नाम को पिन कर दूंगा, ठीक है ना। तो खरोष्ठी लिपि में वही 2 था। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल जो यहाँ से निकल के आता है कि एक सवाल पूछा जाता है बार बार कि सार ए कुना, ठीक है ना, सार ए कुना, ये एक अभिलेख का नाम है, ये अशोक का अभिलेख है। इसे द्विभाषीय, हिंदी में कहें तो द्विभाषीय मतलब 2 भाषाओं में ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। और वो जो है ग्रीक में भी लिखा हुआ है और अरमाइक में भी लिखा हुआ है, ठीक है ना, अरमाइक में भी लिखा हुआ है। तो वही यही पूछा जाता है कि अशोक का कौन सा अभिलेख 2 भाषा में लिखा हुआ है, तो वो अभिलेख का नाम है सार ए कुना अभिलेख, ठीक है ना। इसे आप याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये एसएससी के एग्ज़ाम्स में और बिहार के एग्ज़ाम्स में मैंने बहुतों बार इसको देखा है, आइदर वो बीपीएससी का हो, बिहार दरोगा का हो, या फिर एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो। मैंने सार ए कुना अभिलेख को बहुत बार देखा है कि जब उसे पूछा गया या तो पूछ लिया गया सीधा अभिलेख का नाम, या फिर सार ए कुना में किस 2 भाषा का इस्तेमाल किया गया है। तो एक भाषा गायब कर देते हैं, आइदर वो ग्रीक दे देंगे, ग्रीक हो गया, या फिर अरमाइक दे देंगे तो ग्रीक गायब कर देंगे, कोई एक गायब करके पूछ देंगे दूसरा का नाम क्या है। होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो ये जो एडिक्ट्स है प्राइमरली ब्राह्मी लिपि में होता था, ठीक है ना, इसका आंसर ये है। होप आपको ये क्लियर हुआ, ये ब्राह्मी लिपि, ठीक है। नेक्स्ट सवाल जो हमारे सामने आता है, फ्लूट मास्ट्रो हरिप्रसाद चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया जो कि फ्लूट एक बजाते हैं, इन्हें पद्म भूषण दिया गया था। किस वर्ष में इन्हें पद्म भूषण दिया गया? तो इन्हें पद्म भूषण 1992 में दिया गया था। कब दिया गया था? इन्हें पद्म भूषण जो है 1992 में दिया गया था, ठीक है। इन्हें पद्म भूषण 1992 में दिया गया था। और अगर यही पूछ लिया जाए कि पद्म विभूषण कब दिया गया था, इन्हें पद्म विभूषण कब दिया गया था? पद्म विभूषण जो है, ये पद्म विभूषण जो है इन्हें 2000 में दिया गया था, ठीक है। ये याद रखना कि फ्लूट मास्ट्रो जो है, फ्लूट बजाते हैं हरिप्रसाद चौरसिया, ये इन्हें पद्म भूषण 1992 में और पद्म विभूषण 2000 में दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज इंक्लूडेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई इन द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्कूल टेक्स्ट बुक। स्कूल टेक्स्ट बुक में किस राज्य ने एआई को जोड़ा है? तो ये जो राज्य है, इस राज्य का नाम केरला है, ठीक है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर केरला है, ठीक है ना। वो क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट सवाल आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन अ सॉल्यूशन। प्रोटीन को डिटेक्ट करने के लिए मतलब कौन से तो ये जो है ब्यूरियट टेस्ट किया जाता है, ठीक है ना। ये कौन सा टेस्ट किया जाता है? ये ब्यूरियट टेस्ट किया जाता है। एक मेरे पास इसका पीडीएफ भी था, सॉरी एक मेरे पास इसका पिक भी था, वो पिक फिलहाल चला मतलब पता नहीं, मिल नहीं रहा है। उसमें क्या होता है कि सॉरी एक बीकर है, ठीक है ना, 2 बीकर हैं सॉरी, और एक में अगर ये आसमानी कलर मतलब सपोज दैट तीसरा बीकर हम लेते हैं जहाँ पर यहाँ पर एक सॉल्यूशन डाले, ठीक है, सैंपल डाले इसमें चेक करने के लिए, अगर ये आसमानी कलर दे दिया और दूसरा फिर जो है एक पर्पल कलर देता है। पर्पल कलर कौन होता है भाई? तो समझ में भी नहीं आता है मुझे कि पर्पल कलर होता कौन सा। पर ये होता है ना, ये होता है ना पर्पल कलर, मान लो ना यही पर्पल कलर होता है, ठीक है ना। अगर ये सैंपल में दिया गया, ठीक है ना, अगर ये आसमानी कलर का आ गया, स्काई ब्लू कलर आ गया, तो ये जो होता है निगेटिव होता है, मतलब इसमें प्रोटीन का प्रेजेंस नहीं दिखता है, ठीक है ना। ये निगेटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, और ये प्रोटीन पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। और ये प्रोटीन पॉजिटिव होता है कि इसमें प्रोटीन मौजूद है, तो ये ब्यूरियट टेस्ट होता है। फिर यहाँ पर और भी टेस्ट का नाम दिया गया है, तो उस टेस्ट के विषय में भी हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। एक बेनेडिक्ट्स टेस्ट दिया गया। बेनेडिक्ट्स टेस्ट का जो इस्तेमाल होता है ये शुगर रिड्यूसिंग के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है ना, ये बेनेडिक्ट टेस्ट। और आयोडीन के विषय में तो हर कोई जानता है कि आयोडीन स्टार को चेक करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। तो ब्यूरियट टेस्ट प्रोटीन के प्रेजेंस को बताता है, बेनेडिक्ट टेस्ट शुगर के, और आयोडीन स्टार्च के, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है
हमारे पास ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो ये जो है टाइट्रेशन में यूज किया जाता है, ठीक है ना, ये टाइट्रेशन में यूज किया जाता है। होप आप ये 11th-12th में जब होगे तो ये टाइट्रेशन आपको बताया गया कि टाइट्रेशन क्या होता है, ठीक है। और नेक्स्ट सवाल आता है कि विच इंडियन पैरा एथलीट क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 55.06 सेकेंड इन वोमेन्स 400 T20 कैटेगरी एट द पैरा एथलीट्स वर्ल्ड चैंपियनशिप। जब आप कभी पैरा का गेम देखोगे ना, पैरा एथलीट्स का गेम देखोगे ना, तो वहाँ पे T20 और भी बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं। तो उसी में एक भारत की बेटी हैं, उनका नाम है दीप्ति जीवन जी। उनका पिक्चर अभी मैं नहीं लगा पाया हूँ, कभी उनका पिक्चर मैं शेयर करूँगा। सी सो मोटिवेटिंग फॉर दोज गर्ल हु फील्स लाइक दैट कि आई हैव सच अ फेस, आई हैव नॉट सच अ लुक, आई कांट डू एनीथिंग, आई फील एम्बेरस बिफोर इट। तो क्या है ना कि मतलब उस चीज़ को इन्होंने पूरी तरह से तोड़ के रख दिया, ठीक है ना। इन्हें अभी परहैप्स अर्जुन अवार्ड भी दिया गया था। दीप्ति जीवन जी को इस वर्ष का अर्जुन अवार्ड भी इन्हें दिया गया था। और दूसरी बात मैं इनके विषय में ये फैक्ट बताता हूँ कि दीप्ति जीवन जी को जो है, दीप्ति जीवन जी ये जो अभी पैरा ओलंपिक हुआ था, ये पैरा ओलंपिक अभी जो हाल में ही हुआ है, ये पैरा ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है ना। इस पैरा ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, पैरा ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है। और ये अब यहाँ सवाल तो है ही कि 400 मीटर T20 में इन्होंने 55.06 सेकंड लेकर पैरा एथलीट चैंपियनशिप वर्ल्ड चैंपियन ये बनाया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बना दिया है, ठीक है। तो नाम रखना याद, दीप्ति जीवन जी। नेक्स्ट सवाल है कि स्वामी विवेकानंद पार्टिसिपेटेड द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन हेल्ड इन विच सिटी। तो ये तो हर कोई जानता है कि शिकागो में 1893 में जो शिकागो सम्मेलन हुआ था, वहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल जो हमारे सामने आता है, ट्रीज इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स फॉर अबाउट 6 to 8 वीक इन ड्राई समर। जब गर्मी बहुत ज़्यादा होता है तो ये पेड़ जो है अपने पत्तियों को शेड कर देती हैं, तो इस तरह के जंगल को ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट सवाल जो हमारे सामने आता है कि विच मुगल रूलर इज एसोसिएटेड विद द मॉन्यूमेंट बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा औरंगजेब से है, क्रूर औरंगजेब के साथ है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल जो हमारे सामने आता है फिर, एज पर सेंसस 2011 विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन। तो ये महाराष्ट्र होगा, ठीक है, ये महाराष्ट्र का आता है। और तमिलनाडु का अगर पूछेगा तो परसेंटेज में तमिलनाडु का आता है। ये परहैप्स परसेंटेज में तमिलनाडु का 48.09% है, परहैप्स उस मामले में ये टॉप पे आता है। लेकिन जब ये हाईएस्ट रिकॉर्डेड अर्बन पॉपुलेशन पूछ रहा है तो हाईएस्ट रिकॉर्डेड अर्बन पॉपुलेशन महाराष्ट्र का आता है, ठीक है। होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सवाल है, इन जून 2024 विच स्टेट इंक्रीज द रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इन ग्रुप ए एंड ग्रुप बी पोस्ट फ्रॉम 15% to 27%। इन्होंने, ये कौन है, हरियाणा है, जो कि 15% से 27% ग्रुप ए और ग्रुप बी पोस्ट के लिए इन्होंने जो बैकवर्ड क्लासेस का रिजर्वेशन को बढ़ा दिया है, 15 से 27% कर दिया। तो आप इसे भी याद रखना, पूछ देगा कि 15 से कितने परसेंट बढ़ाया, ठीक है ना, या फिर 27% तक बढ़ाया, पहले कितना मिलता था। तो इस तरह से आप याद रखना कि 15 से 27% दिया था। नेक्स्ट सवाल जो है मिलान करने के लिए, मैचिंग करने के लिए, गुलबदन बेगम देख सकते हो, पहला ही गुलबदन बेगम का हुमायूंनामा इन्होंने ही लिखा है। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा, अमीर खुसरो का ही ये है, खजाइन उल फतूह, फिरदौसी का शाहनामा है और इब्न बतूता का रहला है। मतलब ऑप्शन यही, ऑप्शन पहला ही सही है, ठीक है ना। और आप एक कमेंट में सवाल बताना कि ये जो इब्न बतूता है ये कहाँ का शासक था और ये किस दिल्ली सल्तनत के शासक के टाइम पे इंडिया आया था, ठीक है, किस दिल्ली सल्तनत रूलर के टाइम पे ये इंडिया आया था। नेक्स्ट सवाल है, द टर्म नेचुरल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स टू द इंक्रीज इन पॉपुलेशन ड्यू टू। नेचुरल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है, तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड द डेथ रेट इज नेचुरल इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट सवाल जो हमारे सामने आता है, द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पामला 2002 एम्पावर्स विच बॉडी टू कॉन्फिस्केट द एसेट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए मतलब ये एक है ये बोर्ड जो है पैमला जो है 2002 बनाया गया। तो ये किस चीज़ मतलब किसके लिए है, तो ये जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी के लिए है। बहुत सारे लोगों का जो सीजीएल की तैयारी कर रहे होंगे इनका ये ड्रीम पोस्ट होगा कि ईडी में वो जाए।
ठीक है, तो ये ईडी वालों के लिए ही पीएमएलए है, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल जो हमारे सामने आता है, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 57 हाउ मेनी टाइम्स कैन अ पर्सन बी री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं जिक्र ही नहीं किया गया है कि कोई भी व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, इसलिए इसका आंसर जो होगा ये क्या होगा, आंसर अनलिमिटेड टाइम्स। कोई भी जो है राष्ट्रपति अनलिमिटेड टाइम्स तक बन सकता है। और ये आर्टिकल क्या है, सॉरी, ये आर्टिकल कौन सा है, तो ये आर्टिकल 57 है, ठीक है ना, ये आर्टिकल 57 है। और राष्ट्रपति के अंदर जो आर्टिकल आता है वो आर्टिकल होता है, इसको याद कर सकते हो आप, पकानी कोका दुयो दशम, ठीक है ना। तो इसे याद करने का ये मैं तो यही तरीका अपनाता हूँ। प से पद होता है जो कि आर्टिकल 52 के अंदर में आता है कि देयर शुड बी, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। फिर ये कार्यपालिका आर्टिकल 53, ये निर्वाचन 54, कोरम क्या होगा ये 55 के अंदर में आता है। फिर ये का मतलब क्या होगा यार, 56 में क्या आता है आर्टिकल। और ये फिर ये दू मतलब होता है कि दोबारा ये चुना जा सकता है, यही आर्टिकल 57 है कि दो हर्षुकर से क्या हुआ, दुयो मतलब दोबारा, तो यही 57। और ये योग्यता से है, फिर किसी भी दशा में वो दशाएं उसका गिनती करवाया गया है। 100 पे सब ये हो, इसका 100 से क्या होता होगा, और ये 9 से महाभियोग होता है, ठीक है ना। तो इसका मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा इस चीज़ का कि मतलब इस चीज़ को आप कैसे याद कर सकते हो, ठीक है ना। होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट जो हमारे सामने ये आता है यक्षगान, ए फोक थिएटर फॉर्म ऑफ कर्नाटका। यक्षगान आप सब जानते हो कि ये कर्नाटका का एक डांस है, ठीक है ना। कर्नाटका का एक क्लासिकल नहीं, फोक डांस है, सॉरी क्लासिकल दिमाग से कहा जाता है यार। यक्षगान एक फोक डांस है कर्नाटका का। ये जो है भारत के कौन से इपिक को ये परफॉर्म करके बताया जाता है, तो ये महाभारता को दिखाता है। आप एक कहानी आप सुने होगे बचपन में कभी या फिर स्कूल के बुक्स में भी ये कहानियाँ दी हुई होती थी कि युधिष्ठिर को एक यक्ष मिलता है और उससे वो बहुत सारे सवाल पूछता है, बहुत सारे क्वेश्चंस उनसे पूछता है। तो आप इस चीज़ से याद रख सकते हो कि यक्ष जिसका संबंध महाभारता से था, तो आप यक्षगान को वहाँ से याद रख सकते हो कि जो युधिष्ठिर को सवाल पूछा था, मतलब यक्षगान जो है महाभारता से कनेक्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है अटल भूजल योजना फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग विच ऑफ द फॉलोइंग। अटल भूजल योजना जो है ये ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट को देता है, ठीक है ना। भू मतलब होता है जमीन, भूजल योजना मतलब धरती के अंदर के पानी का देखभाल के लिए, ये जो है इम्प्रूव करने के लिए जो है उस पर फोकस करने के लिए जो है ये अटल भूजल योजना बनाया गया। और ये अटल भूजल योजना जो है 2019 में लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। ये 25 दिसंबर 2019 को ये लॉन्च किया गया था और 25 दिसंबर को ही सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये इस दिन जो है उनका जन्म दिवस होता है। अटल बिहारी वाजपेयी, महान भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, इनका जो है उस दिन जन्म दिवस होता है और उन्हीं के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर सुशासन दिवस मनाया जाता है और उन्हीं के नाम पर ये योजना शुरू किया गया था। तो उनके जन्म दिवस के शुभ अवसर पर ही 2019 में ये योजना शुरू किया गया था और ये ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट करता है। और आज का जो अंतिम सवाल है वो है प्रवासी भारतीय दिवस, NRI डे कमेमोरेट्स डैश। तो ये जो है किस चीज़ को याद करता है, इस चीज़ के विषय में है। तो ये रिटर्न ऑफ गांधी जी फ्रॉम साउथ अफ्रीका। जब गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, तो उस चीज़ के ही याद में भारत सरकार के द्वारा जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था। तो ये टोटल 25 सवाल थे जो कि 17 से 18 मई को हुए ऑली बोर्ड के लाइव वीकली मॉक टेस्ट में सवाल आए थे, जो कि बहुत सारे अच्छे सवाल थे। मैंने आपको उसे सॉल्व करने का कोशिश की और आपको समझाने की भी कोशिश की, बताने की भी कोशिश की, क्योंकि ऑली बोर्ड इसका सॉल्यूशंस नहीं देता है। तो मैंने सॉल्यूशंस जीएस का लाने की कोशिश की। अगर अच्छा इसका रिस्पांस मिला तो मैं आगे इसके हर एक सब्जेक्ट का सॉल्यूशंस लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। तो होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हो वीडियो को,
चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ठीक है ना, आपकी मर्जी। बाकी सबसे बड़ी बात है कि आपको सीखना इम्पॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ से सीख लेते हो, दैट्स द इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वही सबसे बड़ा लाइक, वही सबसे बड़ा सब्सक्राइब होगा, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले सेशन में आप लोग से। तब तक के लिए ख्याल रखिए आप लोग। जय हिंद, जय माता दी, हर हर महादेव, राधे राधे, जय जय श्री राम।